मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे केस में वो अस्पताल है और मैं इसे एक मंदिर समझता हूँ। दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक, उसका जो प्रबंधन है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चले, और दूसरा, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो या तो बढ़ाई जाएं या उनमें कोई इम्प्रूवमेंट लाई जाए। मैंने एज मेडिकल हेड ये देखा है कि पिछले 3-4 महीने में, जब से हमारे नए CEO मिस्टर अतुल कंसल जी ने ज्वाइन किया है, हमने इस दिशा में बहुत तीव्र गति से आगे काम बढ़ा रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि 100 बिस्तरों का अस्पताल है और इसमें बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी उपलब्ध हैं, एक्सेप्ट आई एंड साइकेट्री। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी उपलब्ध हैं। इसके अलावा लगभग 7 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट फोर्टिस मोहाली से हर महीने यहाँ आकर एज विजिटिंग कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी प्लान्स हैं जो नए CEO के मन में चल रही हैं। उसमें एक्सपेंशन की प्लान्स हैं। उसमें हम जल्दी ही अस्पताल के बेड्स को बढ़ाएंगे, ER को बेहतर करेंगे, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और अच्छा डायलिसिस सेंटर फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही वी हैव प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होती है डॉक्टर्स की, वो नर्सिंग एजुकेशन, और बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो +2 के बाद किए जा सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने की प्लान। जब मैंने कहा कि सुविधाएं बेहतर करने की जो बात मैंने शुरू में कही, उसी दिशा में एक कदम है कि डॉक्टर विकास बनियाल जी ने हमारी टीम को ज्वाइन किया है। ये मूलतः बंगाणा जिला ऊना के रहने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन IGMC शिमला से की है, और DM जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से की है। इसके साथ इनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। जब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं तो ज़्यादा करके हम सोचते हैं कि एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी या लोअर एंडोस्कोपी, दैट्स जनरल इम्प्रेशन इन आवर माइंड्स। पर इसके अलावा बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ गई हैं, जिसमें लगभग ये जो हमारा थ्रोट से लेके लास्ट एनस तक 30 फुट की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, या सारा रास्ता होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसके साथ साथ बिलियरी सिस्टम जो है, या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का ये अंदर जाके उनका इलाज कर सकते हैं। एक तो है डायग्नोसिस बहुत सारे लोग कर लेते हैं, एंडोस्कोपी कर ली, बता दिया कि ये है, पर आगे का नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक विद हिज ज्वाइनिंग यू विल हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ थेराप्यूटिक्स जो लेटेस्ट इस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड में पूरे इंडिया में उपलब्ध है। तो मुझे लगता है इनके ज्वाइन करने से हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हुई है, और इसके साथ साथ जो भी मशीनें इनको चाहिए वो बिल्कुल नई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी इनको उपलब्ध कराई गई है। और पिछले 15 दिनों में मैंने खुद देखा है एज मेडिकल हेड कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले शायद फोर्टिस में नहीं होती थी या कम होती थी। इसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो पेशेंट सेंट्रिक रहे, नीड बेस्ड हो। हम वो सुविधाएं लेके आएँ जिसका हमारी कम्युनिटी को या आसपास सोसाइटी को उसका ज़्यादा फायदा हो। आई ऑल्सो नो यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा, एंड वी टेंड टू डिलीवर मच मोर। नाउ आई हैंड ओवर टू मिस्टर विकास बनियाल जी। मेरा नाम डॉक्टर विकास बनियाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, और फोर्टिस हॉस्पिटल ज्वाइन किए अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लेटेस्ट टेक्निक, जो भी लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे इंक्लूड करें उनको, ताकि मरीजों को यहाँ से बाहर का रुख ना करना पड़े।
मैंने अपनी MBBS जैसे कि पहले ही बताया टांडा मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MD मेडिसिन में IGNC शिमला से की है। उसके बाद मैंने अपनी DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से की है। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स इन टोटल। इन 19 सालों में मैंने ना सिर्फ मेडिसिन की बारीकियाँ सीखी, बल्कि मैंने ये भी सीखा कि मरीजों से किस तरह से वार्तालाप किया जाता है और किस तरह से अपनी संवेदनाएं, किस तरह से संवेदनशील होकर मरीजों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उनका उपचार एवं निदान किया जाता है। और आप में से काफ़ी लोगों ने ये गेस कर लिया होगा मेरे सरनेम से कि मैं हिमाचल का ही हूँ और यहाँ के लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस और डायलेक्ट को लेकर भली भांति परिचित हूँ और पहाड़ी भी ठीक ले लेना मैं। तो इन सब चीज़ों का, और इसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ और उनके परिजन जब भी आपसे वार्तालाप करते हैं या अपनी कोई भी बीमारी आपसे शेयर करते हैं तो काफ़ी सहज महसूस करते हैं, जिसका फ़ायदा हमें भी होता है और मरीज़ को भी। अब अगर बात की जाए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी की, तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी में हम ना सिर्फ पाचन तंत्र बल्कि लिवर से संबंधित और पैनक्रियास से संबंधित सभी रोगों का उपचार एवं निदान करते हैं। अगर हम गिनाने लगेंगे तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन हमने इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रखते हुए सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस किया है, जो है GI ब्लीड यानी कि रक्तस्राव होना और दूसरा है पीलिया यानी कि जॉन्डिस। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि फोर्टिस हॉस्पिटल ही आपने क्यों चुना यहाँ जो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। तो उसके वैसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन मुख्यतः जो कारण है वो ये है कि फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में एक ही छत के नीचे मरीज को बहुत सारी स्पेशलिटीज़ का एक्सपोजर मिलता है और साथ में उनकी हेल्प भी मिलती है। मरीज कभी सिर्फ एक बीमारी के साथ नहीं आता है, उसके साथ और भी संबंधित बीमारियाँ होती हैं। तो उन सभी के लिए हमारी इंटरडिपेंडेंस बाकी स्पेशलिटीज़ के ऊपर और बाकी सुपर स्पेशलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। और फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में हिमाचल में सबसे अग्रणी स्थान पर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ ज्वाइन किया। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई गई सभी स्वास्थ्य सेवाएँ जो भी हैं उनका प्रॉपर सुचारू तरीके से उनका क्रियान्वयन होता है और साथ ही साथ हमारे जो रिस्पेक्टेड डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको भी ECHS के माध्यम से यहाँ पे इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इनकी बीमारी की सूचियाँ बहुत लंबी हैं, लेकिन हम संक्षिप्त रखते हुए उसे सिर्फ 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे, अपर GI ब्लीड या लोअर GI ब्लीड माने GI ब्लीड और साथ में जॉन्डिस के ऊपर। GI ब्लीड का मतलब है रक्तस्राव होना। रक्तस्राव होने की, रक्तस्राव किसी भी का उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम सिर्फ 2 कारणों पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यही 2 कारण हमारी आम जनता में ज़्यादा करके पाए जाते हैं और जिसके लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी एपरेंट होते हैं, जैसे कि उल्टी में खून आना और दूसरा मल में खून आना। मल में खून या तो लाल रंग की फ्रेश ब्लड अगर आता है तो लाल रंग से आएगा, और अगर तो ऊपर पेट के रास्ते से ब्लड आया हुआ है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसका रंग काला हो जाता है, जिसके अलग साइंटिफिक रीजंस है। तो काले रंग का मल का आना भी एक रक्तस्राव की निशानी होती है। तो ब्लीडिंग को हम अपर GI ब्लीड और लोअर GI ब्लीड 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अपर GI ब्लीड और लोअर GI ब्लीड आपको उनके उल्टी के रास्ते खून आना या फिर मल के रास्ते खून आने को मरीज एकदम पहचान लेता है और एकदम से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आके चिकित्सीय परामर्श ले लेता है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी होती है जहाँ पे कि रक्तस्राव जो है काफ़ी सूक्ष्म तरीके से होता है और इसका मरीज को पता नहीं लगता है, इसे कहते हैं ओकल्ट GI ब्लीड। अब ओकल्ट GI ब्लीड का पता कैसे चलता है? ये ओवर द ईयर्स होता रहता है मरीज को इसका पता नहीं चलता है, लेकिन मरीज को धीरे धीरे थकान महसूस होती है। उसकी वजह से टांगों में क्रैम्प्स आ सकते हैं मरीज के, और जब वो अपना एक टेस्ट कराता है जो HB कराते हैं वो लो आता है। उसके साथ ही साथ उसमें आयरन डेफिशिएंसी भी पाई जाती है, बिकॉज आयरन जो होता है वो HB को बनाने में हेल्प करता है, और अगर आयरन की कमी है तो उसकी वजह से HB भी कम होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ जब मरीज प्रेजेंट करता है तो उनके लिए काफ़ी इलेबोरेट वर्कअप बनता है और वो GI ब्लीड की इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन ऐसे मरीजों का इलाज भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की ब्रांच करती है। अब अपर GI ब्लीड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य कारण 2 तरह से आते हैं। बहुत कारण है लेकिन 2 तरह के कारण मुख्य है। पहला कारण है अल्सर रिलेटेड ब्लीड, जिनके बारे में सभी को पता होता है। अल्सर रिलेटेड ब्लीड में अल्सर बनते क्यों हैं? इसका 2-3 कारण काफ़ी मेन होते हैं। पहला कारण है कि वहाँ पे अगर पेट में अगर संक्रमण होता है एक H. pylori नाम के कीटाणु से, तो उसकी वजह से जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जो कि एसिड से जो पेट में उत्पन्न होता है उससे हमारे पेट को बचाव करते हैं, उसका डिफेंस मैकेनिज्म जब खराब होता है तो वहाँ पे अल्सर बनते हैं। जब अल्सर और डीप जाते हैं तो उनके नीचे जो आर्टरीज जा रही होती हैं या फिर रक्त की धमनियाँ जो जा रही होती हैं उनमें अगर
वो अगर फट जाए तो उसकी वजह से रक्तस्राव होता है। दूसरा कारण जो है वो है दर्द निवारक गोलियों का उपयोग करना। अगर तो जुडिशियसली यूज़ की जाए तो दे आर वेरी हेल्पफुल, बट अगर जुडिशियसली अगर इनका यूज़ ना हो, जैसे कि ओवर द काउंटर अगर प्रिस्क्रिप्शन कोई मरीज अपनी मर्जी से ले लेता है और लगातार लंबे टाइम से खा रहा है, तो ये भी हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो एसिड से पेट को बचाते हैं, तो वहाँ पे उनको ध्वस्त करते हैं और वहाँ पे अल्सर की उत्पत्ति होती है। शुरुआती टाइम पे अल्सर जो होते हैं वो इतने नुकसानदायक नहीं होते, उनका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से संभव है, बट उनका पता लगाना इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन जब एक एक्सटेंट के बाद ये अल्सर बढ़ते हैं तो उसके बाद वहाँ पे रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनकी उल्टियाँ और काले रंग के मल का आना होता है। ऐसी स्थिति में अगर तो रक्तस्राव अपने आप बंद हो जाता है तो मरीज को फिर समय मिलता है कि वो इमरजेंसी रूम में आए और चिकित्सीय परामर्श ले, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज की जान पे बात आ जाती है। तो वैसे केसेस में हमें पहले मरीज को संभालना पड़ता है, उसका पहले इनिशियल प्राइमरी उसका इलाज करना पड़ता है ताकि मरीज को पहले स्टेबलाइज किया जाए और उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाए जब कारण पता लगा। दूसरा कारण इसमें मेन आता है जो हमारे लिवर्स अगर खराब हो जाए एक एक्सटेंट के बाद, लिवर की खराबी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और जब 70 to 80% ऑफ लिवर वंस इट इज डैमेज देन इट बिकम्स सिरोसिस ऑफ लिवर एंड वंस द पेशेंट डेवलप सिरोसिस ऑफ लिवर, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जैसे कि पेट में पानी भरना और साथ में खाने वाली नली में वेन्स का फूल जाना, वेरिसिस कहते हैं। अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात मतलब वेस्ट और इंडिया की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट कारण जो है वो लिवर के खराब होने की वजह से वेन्स का फूलना है, जिसे वेरिसियल ब्लीड कहते हैं। जब वो वेन्स फटती हैं तो वहाँ से वेरिसियल ब्लीडिंग होती है, तो वो कारण इंडियन परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55 से 60% हमारे पास जो डेटा जो हमें बताता है वो ये बताता है कि 55 से 60% मरीज जो है वो वेरिसियल ब्लीड के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जबकि 25 से 30% मरीज के लगभग जो मरीज हैं वो अल्सर की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जबकि ये डेटा थोड़ा रिवर्स है अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरफ देखें। तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इसलिए है कि दर्द निवारक गोलियों का ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, और अगर वो भी तो वो प्रॉपर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जुडिशियस तरीके से होना चाहिए। अब हम मेजर कॉजेज ऑफ ब्लीड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अनकॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का इतना तात्पर्य नहीं है, और इसके लिए हमारे पास ठीक करने के लिए क्या क्या इलाज संभव है। जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी रूम में आता है तो उसका पहले तो मरीज़ को पहले तो इस लाइक किया जाता है कि मरीज़ जो भी प्रोसीजर हम करना चाहते हैं वो संभाल सके मरीज़। तो उसको करने के बाद जब हम एंडोस्कोपीज करते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। अपर जीआई ब्लीड के लिए हम लोग अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, और अगर लोअर जीआई ब्लीड सस्पेक्ट कर रहे हैं जो मल के रास्ते आ रही है तो हम कोलोनोस्कोपीज करते हैं, और इसमें जो कारण निकलता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलती है। अगर तो अल्सर निकल के आता है तो उसमें इंजेक्शन, और उसके अलावा हम लोग एपीसी तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि निजी क्षेत्र में यहाँ पे शायद किसी संस्थान के पास है नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल कानडा में उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर इनसे भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो तो हमें हीमोक्लिप्स या क्लिपिंग करनी पड़ती है, जिस भी रक्त की धमनी जो फटी है उसके अराउंड हम क्लिप्स लगाते हैं ताकि उसका फ्लो को ब्लॉक किया जा सके, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम लगा के वो अल्सर की हीलिंग के लिए मेडिसिन शुरू की जाती है ताकि मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सिरोसिस की वजह से अगर वेरिसियल ब्लीडिंग जो कि काफ़ी कॉमन है, सिरोसिस की बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मदिरा का सेवन काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होता है, और मदिरा के सेवन अत्यधिक मात्रा के सेवन की वजह से ही लिवर सिरोसिस में पेशेंट पहुँचते हैं, और उसकी वजह से उनके गले की या फिर खाने की नली में जो नसें होती हैं उनका फूलना शुरू होता है, और एक टाइम के बाद वो जब फटती हैं तो उसके बाद उनकी उल्टियाँ आनी शुरू होती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, वैसे अगर बात करें तो जितने भी सिरोटिक्स हैं उनमें से 2/3 लोगों में वेरिसिस होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं। जितने लोगों में वेरिसिस हैं उनमें से 1/3 लोगों की वेरिसिस फट सकती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर इनको ट्रीट उपचार ना किया जाए तो उसमें से 1/3 लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, जो कि काफ़ी बड़ी फिगर है। और अगर तो मरीज का उपचार हमने कर दिया है और अगर मरीज फॉलोअप पे नहीं रहता है तो रीब्लीड के चांसेस भी 70% तक है अगले 1 साल में। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज अगर एक बार अपना उपचार करवाता भी है तो उसको रेगुलर मेडिकल फॉलोअप में रहना है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था 2 दिन पहले ही, और वो पेशेंट अभी भी हमारे साथ वार्ड में है, एडमिट है। वो हमारे साथ ब्लड की वोमिटिंग के साथ आए थे। हमने सोचा था अल्सर रिलेटेड ब्लीड होगी, क्योंकि माता जी हैं तो हमने ये सस्पेक्ट नहीं किया था कि
कि शराब वगैरह वो पीते होंगे, ऐसा कुछ था भी नहीं वैसे उनके साथ। लेकिन जब हमने मरीज़ का पूरा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो पता लगा उनके लिवर में प्रॉब्लम है, और लिवर में प्रॉब्लम अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से नहीं थी, वो थी उनको डायबिटीज़ थी, उनको पहले मोटापा था, जिसके लिए फैटी लिवर डेवलप हुआ। और फैटी लिवर की जो एडवांस स्टेज हो जाती है, लेट स्टेज होती है, वो सिरोसिस में डेवलप होती है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2030 तक के जो एस्टिमेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग शराब के सेवन करने से जो सिरोसिस होते हैं उनकी संख्या कम रह जाएगी, जबकि मोटापे और जो हमारी बदलती जीवन शैली और बदलते खान पान के जो हमारे बैड इफेक्ट्स हमारे आ रहे हैं, जैसे कि फैटी लिवर और उसके एडवांस स्टेजेस की वजह से जो सिरोसिस होना है, वो ज़्यादा लीडिंग कॉज हो जाएगा वेरिसिल ब्लीडिंग के लिए रैदर देन की अल्कोहल। तो इन माता जी को वो फैटी लिवर से प्रोग्रेस होकर डिजीज आगे तक गई थी, लिवर सिरोसिस हुआ था, और उसके बाद उनकी गले की नसें फूल गई थी, उन्हीं में से ब्लीडिंग हुई थी और वो हमारे पास आई थी। अब ये वेरिसेस जो है सिर्फ खाने की नलकी में ही नहीं होती हैं, ये पेट में ही पाई जाती हैं। अगर पेट में मिलती हैं तो उनका इलाज किसी और तरीके से होता है, और अगर तो खाने की नली में पाई जाती हैं तो उनका इलाज किसी और तरीके से होता है। इनमें दोनों ही थी, तो हमने दोनों ही इलाज एक ही सेटिंग में किया इनका। मरीज अभी हमारे पास है, मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, आज उसका डिस्चार्ज का प्लान है। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है वो है पीलिया। मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये अभी के लिए बर्निंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी के बदलते मौसम के अनुसार और जिस तरह से यहाँ पे इस टाइम पे बारिशें होती हैं, उसके कारण पानी, पीने का पानी जो होता है वो काफ़ी दूषित हो जाता है। और साथ ही साथ में जो स्ट्रीट फूड्स होता है, अगर वो हाइजीनिक तरीके से नहीं रखा हुआ है तो वो भी काफ़ी प्रदूषण होता है, उसमें काफ़ी प्रदूषित होता है, और साथ में उसमें वो संक्रमित भी होता है। उस संक्रमण की वजह से जो पीलिया के लिए अभी के लिए कॉमन कॉजेज हमारे पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के। ऑल्दो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो है वो लिवर को एकदम से डैमेज करेगा, उसके बाद 99% लोगों में स्पॉन्टेनियस रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर जो बाकी 1% लोग रह गए, अगर उनमें सही समय पे अगर उनका उपचार ना किया जाए तो वो लोग एक्यूट लिवर फेलियर में लैंड करते हैं, और एक्यूट लिवर फेलियर के बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई तरीका हमारे पास उनको मरीज को बचाने के लिए नहीं रहता है। अभी के लिए एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए के बहुत केसेस हमारे पास अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने में 5 से 6 केसेस आ चुके हैं। आई एम श्योर कि वैसे ही केसेस बाकी और केसेस में भी आ रहे होंगे। तो एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए ये है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट पानी अपना या तो घर से लेके जाइए या बाहर मिनरल वाटर का प्रयोग करिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि आप एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हो। दूसरा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ई का आता है, इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जो डेटा सजेस्ट करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के इतने केसेस नहीं आए, बट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए इज ऑन रिसर्च। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो हम लोग पीलिया के बहुत सारे कॉज हैं, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम से लेके, या लिवर से पहले अगर खून बनने में कोई दिक्कत है उससे रिलेटेड अगर बात करें, या लिवर के बाद जो लिवर से पित्त निकलता है, पित्त का प्रवाह जो होता है वो पित्ताशय में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है, और वहाँ से पित्त का प्रवाह पित्त की नलकी से होकर हमारी आंत में मिलता है। इसका सिंपल सा काम क्या होता है? सिंपल सा काम होता है कि इसे बाइल कहते हैं, पित्त या बाइल कहते हैं। बाइल का सिंपल सा काम होता है कि जैसे अगर हम घी खाएं उसके बाद अगर हम हाथ धोने जाएं तो हाथ साफ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि घी और पानी आपस में मिलता नहीं है। सिमिलरली जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर में 70% तो पानी ही है, और हमारी आंतों में भी पानी है। तो अगर हम लोग कुछ फैटी चीज़ें खाते हैं तो फैट की एब्जॉर्प्शन कैसे पॉसिबल है अगर वैसा कोई डिटर्जेंट एक्शन ना हो जैसा साबुन में होता है? तो ये डिटर्जेंट एक्शन का काम जो करता है वो करता है बाइल। तो बाइल का यही काम होता है कि इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विच देन हेल्प्स इन इट्स एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ये ना हो तो इसकी वजह से फैट की मैलअब्जॉर्प्शन तो होगी, लेकिन फैट्स के अलावा हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 तरह के और होते हैं फैट्स के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। इन दोनों की डाइजेशन के लिए और साथ में फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है पैनक्रियास, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पैनक्रियास का जो सिक्रीशंस होती हैं उनका निकल के आना, क्योंकि जब ये पैनक्रियास की सिक्रीशंस निकल के आती हैं तो उसके बाद ही इन सभी खाने की न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन संभव हो पाता है। अब ये हमारी आंत में आते कहाँ पे हैं? ये हमारे छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में एक एम्पुल ऑफ वेटर होता है, वहाँ पे दोनों ही डक्ट्स आके वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ पे 2 या 3 mm की एक छोटी सी नलकी के माध्यम से खुलते हैं, जो कि हमें एंडोस्कोपी पे दिखती है। तो वहाँ से दोनों ही चीज़ों की सिक्रीशंस आती हैं, पैनक्रियास की भी आएंगी, जूसेस की सिक्रीशंस भी आएंगी, और साथ में गॉल ब्लैडर से बाइल के फ्लो भी वहीं से ही आएगा। अब पीलिया होने का मुख्य कारण हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि लिवर से पहले या लिवर में प्रॉब्लम, या फिर
लिवर के आगे पित्त के प्रवाह में अगर प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा जो पित्त के प्रवाह में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का मेडिकली इलाज संभव है, कुछ चीज़ों का है भी, कुछ चीज़ों का नहीं भी है, लेकिन पित्त के प्रवाह में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उस केस में हमारे पास ERCP नाम की टेक्निक है, जिसकी वजह से हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं और मरीज को ठीक करते हैं। अब पित्त के प्रवाह में ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए आ सकती है? वो आ सकती है अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, वो स्टोन अगर वहाँ से खिसक के पित्त की नलकी में आते हैं तो वो उस पित्त के प्रवाह को ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड, कुछ ट्यूमर्स होते हैं पैनक्रियास के या पित्त की नलकी के ही ट्यूमर या लिवर के ट्यूमर्स जो होते हैं, या फिर कोई और चीज़ अगर बाहर से जैसे लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर वो कंप्रेस कर रहे हैं पित्त की नलकी को तो पित्त के प्रवाह को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के संक्रमण की वजह से पित्त की नलकी में अपने आप सिकुड़न आ सकती है, उस पित्त की सिकुड़न, नलकी में सिकुड़न आने की वजह से भी पित्त के प्रवाह में ब्लॉकेज हो सकती है। अगर इन सभी चीज़ों की वजह से अगर जॉन्डिस होता है तो उसकी एक तो पेशेंट को पीलिया आएगा, सेकंड अगर उसमें इन्फेक्शन होती है तो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। उस केस में इनफैक्ट अगर हम बात करें कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है तो इन दैट केस इवन सर्जन्स डोंट लाइक टू गो इनसाइड, वो भी ऑपरेट करके इसको निकालने में पसंद नहीं करते हैं बिकॉज मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में हम लोग ERCP के माध्यम से इस चीज़ को रिलीव करते हैं। तो ERCP एक नई टेक्निक है, पहले यहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में ये सुविधा उपलब्ध है। और ERCP के लिए पहले मरीजों को हिमाचल से बाहर का रुख करना पड़ता है, लेकिन अब ये सब चीज़ें यहीं पर पॉसिबल है। और यहाँ पे हम यहाँ पे अभी तक कम से कम 11 से 12 केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज सुबह भी इनफैक्ट मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले केस करके आया हूँ ERCP।